यामोरी एक अकेला रहने वाला लड़का था जिसे लोग चमन समझते थे क्योंकि वो अच्छे मौके होते हुए भी लड़कियों को मना कर देता था। असल में वजह ये थी कि यामोरी को पता ही नहीं था कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह तब बदल जाती है जब एक पागल सी बेधड़क वैम्पायर लड़की उसे काट लेती है। वो लड़की उसे बताती है कि अगर उसे पूरा वैम्पायर बनना है तो उसे उसके थोड़ा और करीब आना पड़ेगा, यानी नजुना के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। सब कुछ शुरू होता है उन रातों से जब यामोरी को नींद नहीं आती थी। नींद से परेशान होकर वो रात में चुपचाप बाहर घूमने निकल जाता था। एक रात वो एक वेंडिंग मशीन के पास रुकता है सिर्फ एक बियर लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बियर उठाने वाला होता है तभी सामने आ जाती है अजीब सी बेखौफ लड़की नजुना। नजुना उसे छेड़ते हुए पूछती है कि इतनी कम उम्र में बियर क्यों चाहिए। नजुना को देखकर ही लगता है जैसे सारे रेड फ्लैग्स मिलकर एक इंसान बन गई हो। यामोरी घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नजुना उसे पकड़ लेती है। नजुना समझ जाती है कि यामोरी को नींद की दिक्कत है। वो कहती है अगर चाहो तो मैं तुम्हें सुलाने में मदद कर सकती हूँ। यामोरी चौंक जाता है, मतलब हिचकिचाते हुए भी वो नजुना के साथ चल पड़ता है ये समझने के लिए कि वो आखिर मदद कैसे करेगी। चलते चलते नजुना समझाती है कि लोग रात में इसलिए जागते हैं क्योंकि उनका दिन अधूरा रह जाता है। अपनी बात साबित करने के लिए वो सड़क किनारे पड़े 3 शराबी लड़कों को दिखाती है जो चैन से सो रहे होते हैं। नजुना बताती है कि ये लोग इसलिए बेफिक्र होकर सो रहे हैं क्योंकि इन्होंने दिन भर मस्ती की है। उनमें से एक नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि उसने क्लब में 3 डांसर्स के साथ पार्टी की। नजुना उन तीनों को हाई फाइव देती है और आगे बढ़ जाती है। यामोरी हैरान रह जाता है कि ये लड़की अजनबियों से इतनी खुलकर कैसे बात कर रही है। नजुना बस इतना कहती है थोड़ा खुलकर जीना सीखो। यामोरी भी हिम्मत करके एक ड्रंक आदमी से हाई फाइव ले लेता है, लेकिन जब वही आदमी उस पर उल्टी करने ही वाला होता है तो यामोरी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब वो नजुना के साथ उसके घर जाने का फैसला करता है, बस थोड़ा चिल करने के लिए। हालांकि अंदर से उसे अजीब लग रहा होता है कि वो रात में एक लड़की के साथ अकेला है। घर पहुंचते ही यामोरी की हालत और खराब हो जाती है जब नजुना अचानक अलग ही अंदाज में सामने आती है। फिर वो उसे अपने बेड पर आने को कहती है। यामोरी बिना सोचे बस कह देता है ठीक है, लेकिन जैसे ही दिमाग से खून नीचे जाता है नजुना सब समझ जाती है। वो हंसते हुए कहती है कि उसे बस थोड़ा सा चाहिए। यामोरी उसके साथ लेट तो जाता है, लेकिन अंदर से सतर्क रहता है कि कहीं सुबह तक बाप न बन जाए। कुछ देर बाद नजुना को लगता है कि यामोरी सो गया है। वो मुस्कुराती है और धीरे धीरे उसके पास आती है। फिर वो यामोरी की गर्दन की तरफ झुकती है और खून पी लेती है। नजुना खुद हैरान हो जाती है कि यामोरी का खून इतना अच्छा क्यों है, लेकिन तभी यामोरी उठ जाता है और पूछता है अभी क्या हुआ। उसकी गर्दन पर लाल निशान देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। नजुना बहाना बनाती है कि किसी बड़े मच्छर ने काट लिया होगा, लेकिन यामोरी ये बात नहीं मानता क्योंकि वही लाल निशान नजुना के होठों पर भी होता है। वो सीधे पूछ लेता है तुम वैम्पायर हो। नजुना सच मान लेती है। यामोरी डर जाता है कि अब वो भी वैम्पायर बन जाएगा, लेकिन नजुना समझाती है कि ऐसा नहीं होता। वो बताती है कि खून पीना बस खाना जैसा है और वो किसी को वैम्पायर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रखती। यामोरी पूछता है कि फिर वो क्यों नहीं बदला। नजुना थोड़ी शर्माते हुए कहती है कि वैम्पायर तभी बनता है जब इंसान वैम्पायर से प्यार करता हो। ये बात कहते हुए नजुना खुद शर्मा जाती है, लेकिन बियर पीकर फिर नॉर्मल हो जाती है। वो साफ साफ समझाती है कि अगर कोई इंसान वैम्पायर से प्यार करता है और वही वैम्पायर उसका खून पी ले तो वो वैम्पायर बन जाता है। ये सब सुनकर यामोरी कहता है कि उसे प्यार समझ ही नहीं आता। वो बताता है कि उसने एक लड़की को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसे लाइक करना समझ नहीं आया था। लोगों ने उसे गलत समझा और उसी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। नजुना उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है कि रात में बाहर घूमना मत छोड़ो। वो कहती है कि अगर तुम रात छोड़ दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। इसी पल यामोरी के अंदर कुछ टूट जाता है। वो नजुना से कहता है कि वो वैम्पायर बनना चाहता है। नजुना चौंक जाती है क्योंकि इसके लिए यामोरी को उससे प्यार करना होगा, लेकिन यामोरी को फर्क नहीं पड़ता। वो बस चाहता है कि जिंदगी बोरिंग ना हो। आखिरकार नजुना मान जाती है, लेकिन अपने फायदे के लिए। थोड़ी देर बाद नजुना उसे छत से नीचे फेंक देती है ताकि वो रात का मजा समझ सके, लेकिन गिरने से पहले वो उसे पकड़ लेती है। फिर दोनों आसमान में उड़ते हैं और यामोरी पहली बार रात की असली खूबसूरती देखता है। अगली रात यामोरी फिर से चुपचाप अपने घर से निकल जाता है और नजुना के साथ वक्त बिताने का फैसला करता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि नजुना अचानक ऑफ स्प्रिंग बनाने की बात छेड़ देती है। यामोरी तुरंत बोल पड़ता है अरे रुको, थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन जैसे ही यामोरी कहता है कि वो उससे प्यार करेगा और वैम्पायर बन जाएगा, नजुना शर्मा जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। मामला तब और बिगड़ जाता है जब यामोरी अपनी गर्दन दिखाकर उससे गुजारिश करता है कि वो उस पर फीड करे। नजुना के लिए ये पल ऐसा होता है जैसे किसी ने अचानक सबसे टेम्पटिंग चीज सामने रख दी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और बस इतना कहती है तुम सच में बहुत अच्छे लगते हो। अगले दिन यामोरी पूरे इलाके में नजुना को ढूंढता फिरता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही रुक जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि अभी वो वैम्पायर नहीं बन सकता, चाहे नजुना उसे अभी फीड क्यों न करे। घर लौटते वक्त अचानक नजुना सामने आ जाती है। यामोरी गुस्से में उससे कहता है कि वो इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है। नजुना आराम से जवाब देती है कि वो तो बस किसी अनलकी इंसान को ढूंढ रही थी फीड करने के लिए। ये सुनते ही यामोरी को जलन होने लगती है और गुस्से में कुछ ज्यादा बोल देता है। नजुना अपनी सफाई में कहती है कि वो बस थर्स्टी थी और किसी और पर फीड करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यामोरी ऐसा नहीं सोचता। उसके हिसाब से इसका मतलब है कि नजुना किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए उसे रोकने के लिए यामोरी उसका नंबर मांग लेता है। लेकिन पता चलता है कि नजुना के पास फोन ही नहीं है। इसके बजाय वो यामोरी को अपने अपार्टमेंट ले जाती है और वहाँ एक पुराना धूल भरा टेलीफोन दिखाती है जो उसने
सैकड़ों साल पहले लिया था। नजुना कहती है कि उसे आजकल के फोन पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और उसे वैसे भी फोन की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो ऐसे बिस्तर पर कूद जाती है जैसे अब सोने का टाइम हो गया हो। जब यामोरी पूछता है क्यों, तो नजुना कहती है कि वो आज रात बहुत थक गई है क्योंकि वो कई लोगों के साथ रही है। ये सुनते ही यामोरी के दिल में कुछ अजीब सा लगता है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब नजुना उसे भी बिस्तर पर आने को कहती है। यामोरी अभी उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो ये सोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नजुना किसी और के साथ हो, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है कि वो उस पर फीड करे। नजुना सोने लगती है और उसे याद दिलाती है कि उसने एक वादा किया था। यामोरी उससे कहता है कि वो किसी और पर फीड कर ले। तभी नजुना को समझ आता है कि यामोरी असल में उस बात से जेलस है जो उसने पहले कही थी। नजुना उसके पास आती है और सच बता देती है। वो कहती है कि वो पूरी रात उसी को ढूंढ रही थी, लेकिन शर्म की वजह से उसने बाकी सब कहानी बना दी। वो माफी मांगती है और कहती है कि वो उसकी भरपाई करेगी, लेकिन फीड करते करते नजुना खुद ही सो जाती है और यामोरी बस छत की तरफ देखता रह जाता है। अगले दिन यामोरी तय करता है कि वो पूरे शहर में नजुना को ढूंढेगा ताकि उसके पास जल्दी सोने का कोई बहाना ना बचे। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो थक कर रुकता है और तभी नजुना सामने आ जाती है। नजुना कहती है कि वो भी उसी को ढूंढ रही थी। इसके बाद यामोरी अपनी कलाई से पुरानी रिस्ट वॉच निकालता है। वो एक तरह का ट्रांसीवर होता है जिससे दूर दूर से बात की जा सकती है। नजुना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे इस्तेमाल करने के लिए मचल जाती है, लेकिन यामोरी के चेहरे का भाव देखकर वो पूछती है कि उसने ये क्यों लिया। यामोरी बताता है कि उसने ये बचपन में लिया था ताकि दोस्तों के साथ खेल सके। नजुना ठंडे लहजे में कहती है, लेकिन तुम्हारे तो दोस्त ही नहीं है। ये सुनकर यामोरी चिढ़ जाता है। वो कहता है कि वो हमेशा से अकेला नहीं था, पहले वो स्कूल जाता था। कुछ साल पहले उसने ये घड़ियां खरीदी थी और सोचा था कि इनके साथ कैसे खेले, तो उसने एक घड़ी पोस्ट बॉक्स में छुपा दी और इंतजार करने लगा कि जो भी पाएगा वो उससे बात करेगा। लेकिन काफी समय बीत गया और कोई कॉल नहीं आया। जब वो वापस देखने गया तो घड़ी गायब थी। किसी ने उसे उठा लिया था, लेकिन उसने कॉल करने की बजाय अपनी घड़ी दराज में बंद कर दी और इंतजार करता रहा। आज ये कहानी सुनते हुए नजुना को ये सब काफी उदास कर देता है, लेकिन जब वो देखती है कि यामोरी अब भी वही पुरानी घड़ी पहने हुए है तो वो हंस पड़ती है। यामोरी जब कहता है कि चलो इसी घड़ी से खेलते हैं तो नजुना शांत हो जाती है। फिर दोनों अलग अलग जगह चले जाते हैं और दूर रहते हुए एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। यामोरी को घड़ी के जरिए नजुना से बात करने में अजीब सा सुकून मिलता है। वो अंदर से खुश होता है कि उसने वो घड़ियां कभी खरीदी थी, लेकिन दूसरी तरफ नजुना शर्मा जाती है जब यामोरी अनजाने में उसे ऐसा महसूस करा देता है जैसे वो दोनों डेटिंग कर रहे हो। यामोरी चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी नजुना से प्यार कर बैठे, जबकि नजुना बस आज रात उसे फीड करने के बारे में सोच रही है। आखिरकार दोनों फिर से मिलते हैं। नजुना एक बार फिर यामोरी को पूरे शहर में उड़ाती है। इस बार वो उसके स्कूल के पास रुकती है और वहीं उस पर फीड करती है। उस पल यामोरी को लगता है कि काश वो पूरी रात उसके साथ रह पाता। घर लौटते वक्त यामोरी अपनी पुरानी घड़ी को देखता है और सोचता है कि उसकी जोड़ी वाली घड़ी आखिर गई कहाँ। तभी अचानक एक बीप सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है और सामने होती है स्कूल की लड़की अकीरा। इतनी सुबह देखकर अकीरा पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यामोरी के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर पहले नजुना ने उससे पूछा था कि उसके एक भी दोस्त क्यों नहीं है। ये सवाल यामोरी को हिला देता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि दोस्त होना आखिर होता क्या है। नजुना भी चुप हो जाती है। वो मजाक में कहती है कि उसके तो दोस्त ही नहीं है। यामोरी जवाब देता है कि बचपन में थे, लेकिन उसे अजीब लगता है कि सालों बात ना करने के बाद किसी को दोस्त कहा जाए। अब वो सोचता है कि अकीरा के पास उसकी घड़ी आखिर आई कैसे। वो हैरान रह जाता है जब अकीरा बताती है कि वही घड़ी उसने उसे दी थी। अकीरा याद दिलाती है कि वो दोनों हमेशा अलग अलग क्लास में थे और उसे अफसोस है कि जब यामोरी दोस्त बना रहा था वो उससे बात नहीं कर पाई। अकीरा बताती है कि वो सालों तक इंतजार करती रही कि यामोरी उसे घड़ी से कॉल करेगा, लेकिन जब कोई कॉल नहीं आया तो उसने वो घड़ी रख दी। आज उसने बीप सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यामोरी स्कूल नहीं आ रहा था और वो उसकी फिक्र कर रही थी। ये सब सुनकर भी यामोरी कंफ्यूज रहता है। उसे याद ही नहीं कि उसने कभी घड़ी दी हो, लेकिन जब अकीरा बताती है कि उसे वो मेल बॉक्स से मिली थी तो यामोरी को सब समझ आ जाता है। अकीरा खुश होकर कहती है कि वो ठीक है और उसे याद दिलाती है कि वो दोनों दोस्त हैं। वो उसे घड़ी के लिए थैंक यू भी कहती है। यामोरी अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद अकीरा ने गलत समझ लिया। बचपन में वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं था। जब बाकी बच्चे खेलते थे वो अकेला बैठकर चींटियां देखता था या कुछ अजीब सा करता था, लेकिन फिर भी अकीरा को उसमें दिलचस्पी थी। वो उसके साथ बैठती थी और चींटियां देखती थी क्योंकि यामोरी खेलना नहीं चाहता था। आज ये सब याद करके यामोरी को बुरा लगता है। वो मान लेता है कि बहुत समय हो गया अकीरा से बात किए हुए। फिर वो पूछता है कि इतनी सुबह वो स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है। अकीरा बताती है कि वो अर्ली बर्ड है और स्कूल से पहले टहलने निकलती है। वो फिर पूछती है कि यामोरी क्या कर रहा है। यामोरी कहता है कि वो बस घर जा रहा है। जाने से पहले अकीरा कहती है कि कल भी इसी टाइम मिलते हैं। यामोरी मान जाता है। बाद में यामोरी एक नींद में डूबी नजुना को कॉल करता है और अकीरा के बारे में बताता है, लेकिन नजुना बस गुड नाइट कहती है और फिर से सो जाती है। कुछ दिन बाद यामोरी भोर के वक्त उठकर बाहर निकलने लगता है। नजुना उसे छेड़ते हुए कहती है कि आजकल वो जल्दी जल्दी निकलने लगा है। वो मजाक में कहती है कि वो जो चाहे करे क्योंकि उनके बीच बस
बस एक कैजुअल रिश्ता है। लेकिन यामोरी का रिएक्शन देखकर नजुना समझ जाती है कि वो किसी और से मिलने जा रहा है। यामोरी घबरा जाता है और सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन बात बिगड़ जाती है। वो शब्दों में उलझकर वहीं से भाग जाता है अकीरा से मिलने। इस बार जब वो अकीरा के साथ आराम से बैठा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो घबरा कर देखता है और शैडोज में नजुना खड़ी होती है। यामोरी डर के मारे चिल्ला देता है, लेकिन नजुना बस हंसती है और उसे चिढ़ाती है कि वो उसके पीछे अकीरा के साथ मस्ती कर रहा है। वो शांत रहती है और अकीरा से भी कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नजुना को अकीरा बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि नजुना ही यामोरी के स्कूल छोड़ने की वजह है, क्योंकि अकीरा को लगता है कि यामोरी उसे पसंद करता है। ये सुनकर नजुना मजबूर हो जाती है सच बताने के लिए। वो साफ कह देती है कि उसका और यामोरी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए नजुना वहीं यामोरी पर फीड करती है। अकीरा ये सब देखकर दंग रह जाती है और तभी उसे समझ आता है कि नजुना असल में वैम्पायर है। बात साफ करने के लिए तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। नजुना बियर लेती है जबकि यामोरी और अकीरा कॉफी पीते हैं। अकीरा बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आती है। वो यामोरी से पूछती है कि आखिर उसका और नजुना का चक्कर क्या है। सबसे पहले वो पूछती है कि यामोरी स्कूल क्यों नहीं आता। तभी नजुना बोल पड़ती है कि स्कूल लूजर्स के लिए होता है। ये सुनते ही अकीरा भड़क जाती है और उसे चुप रहने को कह देती है। अब यामोरी हिम्मत जुटाकर सच बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि स्कूल उसे कभी अच्छा नहीं लगा। अकीरा मान लेती है कि स्कूल मजेदार नहीं होता, लेकिन कहती है कि ये छोड़ने की वजह नहीं हो सकती। वो यामोरी से विनती करती है कि वो उसके साथ स्कूल आए, क्योंकि जब यामोरी आसपास होता है तो उसे स्कूल अच्छा लगता है। ये सुनकर यामोरी के पास कुछ कहने को नहीं बचता। इस बीच नजुना को अकीरा में अजीब सी दिलचस्पी होने लगती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अकीरा से पूछती है कि क्या वो सच में यामोरी की दोस्त है। जब अकीरा हाँ कहती है तो नजुना सवाल करती है कि इतने सालों में उसने यामोरी की खबर क्यों नहीं ली। इतना कहकर नजुना वहाँ से चली जाती है। नजुना के जाने के बाद यामोरी को लगता है कि शायद वो गुस्सा हो गई है। वो उसके पीछे दौड़ता है ये जानने के लिए कि आखिर बात क्या है। जब वो उसे ढूंढ लेता है, नजुना कहती है कि वो नाराज नहीं है, लेकिन जब यामोरी जोर देता है तो नजुना भड़क जाती है और उसे लूजर कह देती है। इतना कहकर वो उड़ जाती है और यामोरी उसकी लोकेशन तक खो देता है। कई घंटों तक ढूंढने के बाद यामोरी सोचने लगता है कि नजुना इतनी नाराज क्यों हुई। तभी उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। संभलते हुए वो घड़ी से नजुना से संपर्क करता है और माफी मांगता है। वो मान लेता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नाराज है, शायद इसलिए क्योंकि वो अकीरा से छुपकर मिल रहा था। जब नजुना कहती है कि दोस्त होना गलत नहीं है तो यामोरी उससे गुजारिश करता है कि कम से कम ये तो बता दे कि वो नाराज क्यों है, ताकि सब ठीक हो सके। ये सुनते ही नजुना वहीं आ जाती है। वो बताती है कि वो सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि जब अकीरा ने उसे स्कूल आने को कहा तो यामोरी ने कुछ नहीं कहा। यामोरी साफ कह देता है कि वो स्कूल वापस नहीं जाएगा। वो बस इसलिए रुका था क्योंकि उसे नहीं पता था कि अकीरा को कैसे बताए कि वो वैम्पायर बनना चाहता है। ये सुनकर नजुना को राहत मिलती है, लेकिन जब वो यामोरी के होठों पर लाल निशान देखती है तो वो उसे चूम लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है कि दोस्त ऐसे ही करते हैं और उड़ जाती है। उसी सुबह अकीरा क्लास में अकेली बैठी होती है और एक बोरिंग लेक्चर सुन रही होती है कि इंसान के शरीर को कितनी नींद चाहिए। स्कूल के बाद वो घर जाकर नहाती है, फिर थक कर बिस्तर पर गिर जाती है और सो जाती है। यही उसका दिन खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यामोरी का दिन रात से शुरू होता है। वो फिर से चुपचाप घर से निकलता है नजुना से मिलने। इस बार वो उसे आसानी से ढूंढ लेता है और उसे अजीब लगता है कि वो खुले में बैठी है, लेकिन यामोरी अभी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होता तो वो टहलने निकल जाता है। चलते चलते उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती रहती है, नजुना के साथ हुआ किस। तभी वो एक कपल को किस करते हुए देख लेता है और घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि आमतौर पर प्यार करने वाले लोग ही किस करते हैं। यही यामोरी सोचने लगता है कि कहीं उसे सच में नजुना से प्यार तो नहीं हो गया, और ये सोचते ही वो खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो बस एक बाइट दूर है वैम्पायर बनने से। तभी नजुना सामने आ जाती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था। वो शिकायत करती है कि वो खुले में बैठी थी ताकि यामोरी उसे ढूंढ सके, लेकिन यामोरी कोई जवाब नहीं देता। वो बस मुस्कुराता है, अपनी गर्दन दिखाता है और उससे फीड करने की गुजारिश करता है। ये देखकर नजुना चौंक जाती है क्योंकि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो नजुना मौका देखते ही यामोरी पर फीड कर लेती है और सोचती है बाकी क्रेविंग्स बाद में पूरी होंगी। जब फीड खत्म होती है तो यामोरी हैरान होकर पूछता है कि वो अभी तक नॉर्मल क्यों है। नजुना उसे सच बता देती है क्योंकि तुम अभी प्यार में नहीं हो। वो जानती थी कि यामोरी कल रात वाले किस को लेकर काफी एक्साइटेड था, इसलिए वो समझाती है कि जो वो महसूस कर रहा है वो प्यार नहीं बस अट्रैक्शन है। ये सुनते ही जोश से भरा यामोरी एकदम ठंडा पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि नजुना के किस के बाद वो सिर्फ एक्साइटेड हुआ था, प्यार में नहीं पड़ा। बिल्कुल चिल रहते हुए नजुना कहती है कि चलो एक और राउंड हो जाए, लेकिन यामोरी पीछे हट जाता है। वो कहता है कि वो खुद को बहकाना नहीं चाहता। उसके दिमाग में ये बैठा होता है कि नजुना ने कई लोगों को किस किया होगा, लेकिन नजुना बता देती है कि वो उसका भी पहला किस था। ये सुनकर यामोरी और भी चौंक जाता है। अगले दिन रात के 12 बजते हैं। अकीरा की नींद खुल जाती है और उसे फिर से नींद
नींद नहीं आती तो वो स्कूल की तैयारी करने लगती है। रास्ते में वो यामोरी से टकरा जाती है। यामोरी को अजीब लगता है कि वो इतनी जल्दी जगी हुई है। अकीरा तुरंत समझ जाती है कि यामोरी नजुना से मिलने जा रहा है। वो उसे समझाती है कि उसे सोना चाहिए क्योंकि शरीर को आराम चाहिए, लेकिन यामोरी बात टाल देता है और अकीरा को भी अपने साथ चलने को कह देता है। 1 घंटे बाद नजुना वीडियो गेम में यामोरी को बुरी तरह हरा देती है। यामोरी थक कर बैठ जाता है और अकीरा बस चुपचाप दोनों को देखती रहती है। खेल खत्म होने के बाद नजुना अकीरा को चैलेंज करती है। वो कहती है कि अगर अकीरा हार गई तो उसे किस मिलेगी। किस वाली बात पर अकीरा सीधा मना कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर यामोरी जीता होता तो नजुना उसे किस करती। अकीरा यामोरी की तरफ देखकर कहती है कि वो उसे किसी भी लड़की के साथ देख सकती है, लेकिन नजुना को वो एक अजीब मॉन्स्टर कह देती है। नजुना अपनी सफाई में कहती है कि यामोरी उसे पसंद नहीं करता। फिर वो यामोरी के लिए एक डेटिंग सिमुलेशन गेम चालू कर देती है। अकीरा पूरा गेम देखती है और नोटिस करती है कि यामोरी को अलग अलग टाइप की लड़कियां पसंद है। ये देखकर अकीरा को अंदर से राहत मिलती है क्योंकि वो डर रही थी कि यामोरी और नजुना कुछ ज्यादा ही क्लोज है। जब घड़ी 4 बजाती है, नजुना कहती है कि अब सबको सो जाना चाहिए। यामोरी गेम सेव कर लेता है बाद में खेलने के लिए, लेकिन अकीरा शॉक में होती है कि यामोरी इतने समय से नजुना के साथ सो रहा है। यामोरी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन नजुना बात और बिगाड़ देती है। वो बोल देती है कि आज रात यामोरी 2 लड़कियों के साथ सोएगा। जैसा तय होता है, नजुना यामोरी को बीच में सुलाती है। अकीरा को ये सब समझने में टाइम लगता है। आखिरकार वो फैसला करती है कि वो अभी स्कूल चली जाएगी, लेकिन यामोरी कहता है कि बाहर जाना डेंजरस है। नजुना याद दिलाती है कि बारिश हो रही है और अम्ब्रेला भी नहीं है। फिर वो अकीरा के सामने ही यामोरी पर फीड कर लेती है। इस बार अकीरा पूछ ही लेती है कि वो बार बार यामोरी पर फीड क्यों करती है। नजुना कहती है कि यामोरी टेस्टी है और वो खुद चाहता है कि वो उस पर फीड करे, लेकिन अकीरा को ये जवाब ठीक नहीं लगता। अकीरा और पूछती है, तभी यामोरी सच बता देता है। वो कहता है कि वो वैम्पायर बनना चाहता है। अकीरा को लगता है कि वो अब तक बन चुका होना चाहिए क्योंकि नजुना उसे कई बार फीड कर चुकी है। यामोरी पूरा प्रोसेस समझाता है। ये सुनते ही नजुना शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि यामोरी को उससे प्यार करना होगा। वो करवट बदल कर कहती है कि अब सब सोते हैं। बिस्तर पर यामोरी अकीरा से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे अपने झमेले में घसीटने का इरादा नहीं था। उसने सच बस इसलिए बताया ताकि अकीरा परेशान ना हो। अकीरा कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो यामोरी से कहती है कि वो अपने हाथ छोड़ दे और डरना बंद करे ताकि उसे नींद आ सके। दोनों दिल से बात करते हैं। अकीरा उसे भरोसा दिलाती है कि चाहे वो वैम्पायर बन जाए, वो उसकी दोस्त बनी रहेगी। वो मान लेती है कि एक दिन वो उसे जबरदस्ती स्कूल भी खींच कर ले जाएगी क्योंकि वैम्पायर को भी पढ़ाई की जरूरत होती है। इधर यामोरी उसकी छोटी स्कर्ट्स को देखता रह जाता है और सोचता है कि ये ऊपर क्यों चली जाती हैं। कुछ ही देर में तीनों को नींद आ जाती है। कुछ घंटों बाद अकीरा की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी है। वो जल्दी जल्दी निकलती है। तभी नजुना उसे चढ़ाते हुए कहती है कि शायद ज्यादा सुकून मिल गया था, इसीलिए देर हो गई। अकीरा बाहर से भले कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि बात गलत नहीं है। उसी दिन बाद में नजुना नींद से उठती है और थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि अभी रात नहीं हुई होती। वक्त काटने के लिए वो वीडियो गेम्स खेलने लगती है। एक टॉप रेटेड मैच हारने के बाद उसे याद आता है कि उसका एक पैकेज आने वाला था, लेकिन दिन में सोने की वजह से वो मिस हो गया। गुस्से में वो कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान लेने निकलती है। रास्ते में एक आवारा बिल्ली से खेलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद नजुना को पछतावा होता है क्योंकि बिल्ली से अजीब बदबू आ रही होती है। इसलिए वो एक पब्लिक बाथ में नहाने चली जाती है। जाने से पहले वो अपनी रिस्ट वॉच रिसेप्शन पर छोड़ देती है ताकि चेक हो सके कि वो ठीक चल रही है या नहीं, क्योंकि अभी तक यामोरी का कोई कॉल नहीं आया होता। नहाने के बाद वो इस बात से झुंझला जाती है कि वैम्पायर आईने में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते, लेकिन तभी उसकी घड़ी बीप करती है और वो बात भूल जाती है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात यामोरी से होती है। यामोरी को यकीन ही नहीं होता कि ये वही नजुना है। खुले बाल और इतने छोटे कपड़ों में वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है। नजुना उसे चढ़ाते हुए कहती है कि उसे भी जाकर नहा लेना चाहिए। पब्लिक बाथ में यामोरी का दिमाग बार बार नजुना की तरफ चला जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ बिताया गया वक्त उसके अंदर कुछ ऐसे एहसास जगा रहा है जिनका वो आदी नहीं है। कपड़े पहनकर बाहर आता है तो नजुना फिर सामने होती है। बाहर निकलते समय यामोरी इतना खोया रहता है कि नजुना क्या बोल रही है उसे कुछ सुनाई नहीं देता। होश तब आता है जब नजुना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उससे कह बैठता है कि वो उसे फीड करे। नजुना जो कभी मना नहीं करती तुरंत मान जाती है। असल में यामोरी चाहता है कि वो उसे फीड करे क्योंकि इससे उसका मन शांत होता है और वो अपने दिल की हालत समझ पाता है कि वो उससे प्यार करता है या नहीं। लेकिन नजुना ज्यादा भूखी होती है और कुछ ज्यादा ही कर देती है। हालांकि उसे तकलीफ होती है, फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पाता। नजुना के रुकने के बाद वो सांस संभालता है और बैठने के लिए एक जगह दिखाता है, लेकिन वो जगह एक लव होटल निकलती है। नजुना को ये जगह पसंद आ जाती है क्योंकि यहाँ वो खुलकर मस्ती कर सकती है, जबकि यामोरी खुद को रोकने की कोशिश करता रहता है। नजुना उसे उसकी फीलिंग्स के लिए टोकती है और बताती है कि जब वो उसे फीड
फीड कर रही थी तब उसे उसके दिल की हालत समझ में आ गई थी। यामोरी मानता है कि वो किसी ऐसे इंसान के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता जिसे वो दोस्त मानता है। इस पर नजूना मुस्कुरा कर कहती है कि कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाना कोई बुरी बात नहीं होती। नजूना दोबारा उसे फीड करने का इंतजार करती है ताकि वो उसके जज्बातों के अलग अलग स्वाद महसूस कर सके, खास तौर पर इसलिए क्योंकि पिछली बार वो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। इसके बाद नजूना जानबूझकर एक हैवी स्टोरी वाला वीडियो तेज आवाज में चला देती है ताकि आसपास के लोग परेशान हो। बस दिक्कत ये होती है कि पहले उसका पैसा देना पड़ता है। थोड़ी देर बाद नजूना के साथ घूमते हुए यामोरी को याद आता है कि उसने उसे टेस्टी कहा था। यही सोचकर वो थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि उसने पहले और लड़कों को टेस्ट किया होगा। वो अभी यही सोच ही रहा होता है कि नजूना आराम से किसी आदमी की तरफ इशारा कर देती है जिस पर वो पहले फीड कर चुकी थी। यामोरी पूरी तरह शॉक हो जाता है। नजूना तुरंत समझ जाती है कि यामोरी को उसके पुराने किस्से सुनना पसंद नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो जल रहा है, तो वो कहती है कि उसने पहले लड़कियों पर भी फीड किया है लेकिन अब वो सिर्फ यामोरी पर ही करती है। यामोरी को जिज्ञासा होती है कि उससे मिलने से पहले वो फीड कैसे करती थी। इस पर नजूना बताती है कि वो अपने शिकार को कुछ स्पेशल सर्विसेज के बहाने अपने पास बुलाती थी। अपने अपार्टमेंट में वो अपने काम वाले कपड़े पहनती है और बताती है कि वो पहले एक प्रोफेशनल कडलर थी। कभी कभी मामला थोड़ा आगे भी बढ़ जाता था। ये सुनकर यामोरी हैरान रह जाता है। वो मेन्यू देखता है और मसाज लेने का फैसला करता है। बस फिर क्या, नजूना तुरंत उस पर चढ़ जाती है और काम शुरू कर देती है। बीच में यामोरी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं लेकिन वो खुद को समझाता है कि उसके इरादे गलत नहीं है। मामला तब और बिगड़ जाता है जब नजूना उसकी गर्दन के पास आती है। तभी यामोरी को एहसास होता है कि वो पहले अपने क्लाइंट्स को आराम मिलने के बाद जब वो ढीले पड़ जाते थे तब फीड करती थी। वक्त के साथ हालात आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी डोरबेल बजती है। नजूना समझ जाती है कि बाहर उसका एक पुराना कस्टमर आया है, कियोसुमी। वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो पहले ही यामोरी की मसाज करके थक चुकी होती है। इसलिए वो यामोरी से कहती है कि वही कियोसुमी को संभाल ले। कुछ मिनट बाद यामोरी उसे अंदर बुलाता है। जैसे ही कियोसुमी कंफर्म करती है कि उसे मसाज चाहिए, यामोरी वापस जाकर नजूना से मिलता है। पहले वो उसे डांटता है कि थकान का बहाना बनाकर गेम्स क्यों खेल रही है। फिर नजूना उसे समझाने लगती है कि वो कियोसुमी की बॉडी मसाज कर दे। वो उसे लालच देने की कोशिश करती है लेकिन यामोरी मना कर देता है। तब नजूना बताती है कि वो बिल्कुल कंगाल है और पहले कियोसुमी जैसे क्लाइंट्स की वजह से ही उसका खर्च चलता था। कियोसुमी एक कॉर्पोरेट फर्म में काम करती है। वो अपने मेल कॉलीग्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती क्योंकि वो उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। उसे उनके साथ ड्रिंक पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो अक्सर रात भर ऑफिस में ही काम करती रहती है। कॉर्पोरेट दुनिया उसे बहुत भारी लगती है। इसी वजह से वो कभी कभी नजूना के पास बॉडी मसाज लेने आ जाती थी। कुछ सेशंस में तो वो खुशी के आंसू तक रो पड़ी थी जिस तरह से नजूना उसे छूती थी। लेकिन अब उसे अजीब लगता है कि आज एक लड़का उसकी मसाज करने वाला है। उधर दूसरे कमरे में यामोरी को ये वादा किया जाता है कि अगर वो अच्छा मसाज करेगा तो उसे एक किस मिलेगी। ये सुनते ही यामोरी तुरंत काम पर लग जाता है। वो कॉस्प्ले नर्स की ड्रेस पहनकर कियोसुमी की मसाज शुरू करता है। कियोसुमी उसे थोड़ा जोर से करने को कहती है और पैसे का ख्याल यामोरी को मोटिवेट करता रहता है। बीच में कियोसुमी उससे उसकी उम्र पूछती है। जब यामोरी सच बताता है तो वो हैरान हो जाती है कि इतनी कम उम्र में वो काम क्यों कर रहा है। यामोरी कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है और उसे रात में जागना पसंद है। वो बताता है कि रात में बाहर घूमना, चिल करना, उसे वो एहसास खोना नहीं है। ये सुनकर कियोसुमी का मूड बदल जाता है। उसे अपनी जवानी याद आ जाती है जब वो भी यामोरी की उम्र में थी। स्कूल के दिनों में उसे रात को कन्वीनियंस स्टोर तक टहलना बहुत अच्छा लगता था। अब वो उन रातों को मिस करती है। फिर वो क्यूरियोसिटी से यामोरी से पूछती है कि उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया। यामोरी सीधा जवाब देता है क्योंकि बोरिंग लगने लगा था। ये सुनते ही कियोसुमी जोर से हंस पड़ती है। वो मान लेती है कि वो पूरी तरह थक चुकी है, इसी वजह से वो यहाँ आई थी। उसे अपने साथ काम करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सच ये है कि उसे लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता लेकिन अकेले काम भी नहीं कर सकती, इसलिए नौकरी में उसे जबरदस्ती मजे का नाटक करना पड़ता है। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो हर चीज से परेशान हो चुकी होती है लेकिन तभी उसका फोन बजता है, बॉस का कॉल। इतनी रात होने के बावजूद उसे पता होता है कि बॉस उसे ऑफिस बुला रहा है। अगर वो नहीं गई तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर यामोरी चौंक जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की भी बिल्कुल उसी जैसी है। वो साफ कह देता है कि वो कहीं नहीं जा रही, आज की रात यहीं रुकेगी क्योंकि उसका सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनी बात साबित करने के लिए वो नजूना को बुलाता है और अगले ही पल नजूना दीवार के आर पार से सामने आ जाती है। ये देखकर कियोसुमी पूरी तरह सन्न रह जाती है। यामोरी उससे विनती करता है कि कियोसुमी को जाने से रोके। नजूना कहती है ठीक है और फिर बिना सोचे समझे कियोसुमी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही यामोरी कूदकर उसे पकड़ लेता है। नजूना उन्हें ऊपर से सहारा देती है। हाफते हुए भी यामोरी जिद करता है कि वो वापस काम पर ना जाए लेकिन कियोसुमी कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये स्कूल जैसा नहीं है जिसे वो आसानी से छोड़ दे। जब बॉस बुलाता है तो उसे जाना ही पड़ता है। तभी यामोरी उसे सच बता देता है कि नजूना एक वैम्पायर है और वो खुद भी वैम्पायर बनना चाहता है ताकि रातों को जी सके। कियोसुमी को ये अजीब भी लगता है और मजेदार भी। वो जोर से हंसने लगती है। उसका मूड हल्का हो जाता है। रात को खुलकर जीने का एहसास पाकर उसे समझ आ जाता है कि वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार वो वापस अपनी नौकरी पर लौटने का फैसला करती है।
जाने से पहले वो यामोरी को धन्यवाद देती है, कहती है कि उसका मन हल्का हो गया है। यामोरी उससे वादा करता है कि जब वो खुद वैम्पायर बनेगा तो उसे भी वैम्पायर बना देगा। बाद में नजुना यामोरी को इस वादे पर टोकती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो वैम्पायर कब बनेगा, लेकिन यामोरी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो लड़कियों में काफी पॉपुलर है और कियोसुमी को उससे प्यार कराना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगले दिन जब यामोरी नजुना के घर आता है तो वो कहती है कि कोई मजेदार चीज सोचो। यामोरी सुझाव देता है मिडनाइट पूल पार्टी। नजुना तुरंत मान जाती है। यामोरी मन ही मन सोचता है कि स्विम सूट में वो कितनी हॉट लगेगी, लेकिन वहां पहुंचकर वो नॉर्मल कपड़ों में आती है। फिर भी यामोरी को अजीब लगता है कि वो स्विम सूट वाली लड़कियों से भी ज्यादा हॉट लग रही है। नजुना जैसे ही ड्रिंक्स लेने जाती है सारे लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं। यामोरी जलने लगता है जब दो लड़के उससे फ्लर्ट करते हैं। पूछने पर नजुना बताती है कि वो यामोरी के साथ आई है, लेकिन जब लड़के उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं तो वो कह देती है कि यामोरी शायद घर चला गया है और उनकी ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर यामोरी और ज्यादा जल जाता है। वो खुद आगे बढ़कर नजुना को वहां से खींचकर बाहर ले आता है। वो साफ साफ कह देता है कि उसे ये पूल पार्टी बिल्कुल मजेदार नहीं लगी। उसे अच्छा नहीं लगा कि वहां हर लड़का उसे घूर रहा था। यामोरी उदास देखकर नजुना को दूसरे पूल में ले जाती है, इस बार उसके स्कूल के पूल में, जहां सिर्फ वही दोनों होते हैं। 5 मिनट भी नहीं बीतते कि यामोरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे उसे गुस्सा आया ही नहीं था। वो उसे फीड करने भी देता है और उसके बाद क्या हुआ वो कैमरा नहीं दिखा पाया। वीकेंड पर यामोरी चुपचाप बाहर निकलता है। वो नहीं चाहता कि स्कूल का कोई उसे देख ले। तभी कोई उसे आवाज देता है। वो कियोसुमी होती है। वो भी परेशान होती है कहीं उसका कोई कॉलीग या बॉस ना दिख जाए। वो यामोरी को एक ड्रिंक खरीद कर देती है। वो उसे धन्यवाद देती है उस वादे के लिए कि वो उसे वैम्पायर बनाएगा। सिर्फ उस ख्याल से ही उसे अच्छा लगता है। जब वो चली जाती है तो यामोरी को अजीब लगता है। उसे आज तक किसी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। छाया के नीचे खड़े होकर यामोरी देख रहा होता है कि एक लड़की किसी लड़के को साफ मना कर देती है। अचानक वही लड़की उसकी तरफ हाथ हिलाती है। यामोरी चौंक जाता है। जब उसके ड्रिंक लेने का टाइम आता है वो लड़की खुद उसके पास आ जाती है। उसका नाम सिरी होता है। सिरी काफी हॉट है। इसी वजह से यामोरी को अजीब लगता है कि वो उससे बात क्यों करना चाहती है। सिरी बताती है कि थोड़ी देर पहले वाला लड़का उसे पैसे देने को तैयार था, बस उसे बाहर ले जाने के लिए। यामोरी को यह सुनकर बुरा लगता है, लेकिन सिरी हंसते हुए कहती है कि उसे हिट होना अच्छा लगता है। असल में उसने उस लड़के को इसलिए मना किया था क्योंकि वो उसका टाइप नहीं था। यामोरी ये सब समझ ही रहा होता है कि गलती से उसकी नजर सिरी के कर्व्स पर चली जाती है, लेकिन पकड़े जाने पर भी सिरी बुरा नहीं मानती, बल्कि अपनी शर्ट थोड़ा खोलकर उसे और साफ नजारा दिखा देती है। यामोरी खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिरी उसका ड्रिंक उठाकर चली जाती है। जाने से पहले वो कह देती है कि उसे यामोरी में दिलचस्पी है। यामोरी सिर्फ इसलिए उसके पीछे जाता है ताकि अपना ड्रिंक वापस ले सके और ये पक्का कर सके कि वो सेफ है। एक कोने में पहुंचकर सिरी उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे अच्छा लगा कि कोई उसके बारे में फिक्र कर रहा है। अजीब बात ये होती है कि वो यामोरी का नाम लेती है, जबकि उसने अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं था। पीछे हटने से पहले सिरी अचानक यामोरी को फीड करने की कोशिश करती है। तभी कहीं से नाजुना आ जाती है और सिरी का हाथ नोच डालती है। यामोरी सन्न रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि सिरी शुरू से ही वैम्पायर थी। सिरी नाजुना को चिढ़ाती है कि वो सिर्फ यामोरी पर ही जी रही है। वो पूछती है कि नाजुना ने अब तक यामोरी को वैम्पायर क्यों नहीं बनाया, जबकि ऐसा करना वैम्पायर रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जब सिरी यामोरी का पूरा खून पीने की धमकी देती है तो नाजुना आपा खो देती है और उसे बुरी तरह पीट देती है। तभी एक और वैम्पायर कबुरा वहां आती है और यामोरी को अपने साथ ले जाती है। कबुरा उसे उड़ाकर 3 और वैम्पायर लड़कियों के पास ले जाती है। तीनों उसे गर्मजोशी से वेलकम करती हैं। यामोरी को एहसास होता है कि सारे वैम्पायर्स बेहद हॉट होते हैं। उनमें से एक निको यामोरी का ध्यान खींचती है और कहती है कि वो उनमें से किसी को भी चुन सकता है। वो ये भी साफ कर देती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उसने किसी को नहीं चुना तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो उनके अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। जब यामोरी कहता है कि वो नाजुना को चाहता है तो सारी वैम्पायर्स शॉक हो जाती हैं। निको हैरान होकर पूछती है कि 4 सबसे हॉट वैम्पायर्स को छोड़कर वो नाजुना को क्यों चुन रहा है। मिदोरी इसे हल्के में लेती है। उसे भरोसा होता है कि वो यामोरी को अभी भी अपनी तरफ खींच सकती है। आखिर वो अब भी वर्जिन है। कंपटीशन बढ़ता देखकर निको भी यामोरी को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन यामोरी उसकी तुलना नाजुना से कर देता है, जिससे निको को जोर का झटका लगता है। असल में वैम्पायर्स को नाजुना पसंद नहीं है, क्योंकि वो इंसानों को फंसाकर वैम्पायर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती, जबकि उनकी जाति के लिए ये जरूरी है। उधर नाजुना सिरी से लड़ाई खत्म करके समझ जाती है कि बाकी वैम्पायर्स क्या करने वाली हैं। सिरी को तब और झटका लगता है जब नाजुना कहती है कि वो किसी को वैम्पायर बनाने वाली है। सिरी सोचती है कि यामोरी तो बस नाजुना का टाइम पास था, लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब नाजुना साफ कहती है कि वो यामोरी को वैम्पायर बनाना चाहती है। वापस वैम्पायर मीटिंग में मिडोरी अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, एक ऐसा इल्यूजन जिसमें एंडलेस सेडक्शन होता है। वो यामोरी को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन जब यामोरी उसे मना कर देता है तो मिडोरी सन्न रह जाती है, क्योंकि आज तक किसी लड़के ने उसे ना नहीं कहा था। दूसरी तरफ हत्सुका चेतावनी देती है कि अगर यामोरी ने किसी को नहीं चुना तो उसे मार दिया जाएगा। तभी यामोरी सबको चौंका देता है और कहता है कि वो हमेशा से वैम्पायर बनना चाहता था। निक्को को पहले लगता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वो कहता है कि वो नाजुना से प्यार करना चाहता है तो नाजुना वहीं आ जाती है। वो पूरे 5 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाती। हिम्मत जुटाकर वो यामोरी से कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन निक्को उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे सबको जवाब देना होगा। वो पूछती है कि नाजुना आखिर यामोरी को प्यार
में कैसे डालेगी। जल्द ही सबको समझ आ जाता है कि नाजुना के पास कोई प्लान नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाकर कबूरा यामोरी को रिझाने की कोशिश करती है और जानना चाहती है कि उसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, नाजुना उसे धमकी देती है कि अगर उसने हद पार की तो वो उसे वहीं खत्म कर देगी। जब निक्को उसे रोकते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया, तो वो साफ बोलती है कि उसे सिर्फ नाजुना के असली इरादे जानने हैं, क्योंकि सच ये है कि नाजुना ने कभी किसी को वैम्पायर बनाने की इच्छा नहीं रखी। उसी वक्त यामोरी सामने आकर बोलता है कि नाजुना उसे इसलिए चाहती है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है, और ये भी कि नाजुना से मिलने के बाद वो दिल से वैम्पायर बनना चाहता है। इतना कहने के बाद भी निक्को और बाकी वैम्पायर्स मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना होता है कि नाजुना झूठ भी बोल सकती है, इसलिए वो उसके असली इरादे सुनना चाहते हैं। तब यामोरी उन्हें बताता है कि नाजुना ने इस बात से सहमति दी थी कि वो उससे प्यार करेगा, लेकिन जो बात सबको चौंका देती है वो ये होती है कि यामोरी ऐसे बात कर रहा होता है जैसे उसके पास वैम्पायर बनने के लिए दुनिया भर का वक्त हो। उनके चेहरे पर शौक देकर यामोरी पूछता है क्या हुआ। तब निक्को उसे बताती है कि अगर वो 1 साल के अंदर वैम्पायर नहीं बना तो वो कभी नहीं बन पाएगा। ये सुनते ही यामोरी सन रह जाता है। वो नाजुना की तरफ देखता है तो वो कहती है कि वो ये बात उसे बताना भूल गई थी, बस इसलिए ताकि वो परेशान ना हो। इतना कहकर नाजुना वहीं उसे किस कर लेती है और बोलती है कि ये कियासुमी को मसाज देने की पेमेंट है। फिर वो यामोरी को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में चलते हुए यामोरी अब तक हुई सारी बातों के बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है कि शायद वो खुद को बड़ी मुसीबत में डाल चुका है। नाजुना उसका उतरा हुआ चेहरा देख लेती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन यामोरी बात टाल देता है और बस इतना कहता है कि उसे खुशी है कि वो सबसे पहले उसी से मिला। बाद में यामोरी सब कुछ अकीरा को बता देता है, यहाँ तक कि ये भी कि उसके पास वैम्पायर बनने के लिए एक डेडलाइन है। अकीरा सुनते ही कहती है कि वो बहुत बुरा फंस गया। यामोरी को असली डर तब लगता है जब अकीरा उसे समझाती है कि अगर वो 1 साल में वैम्पायर नहीं बना तो बाकी वैम्पायर्स उसे मार भी सकते हैं। ये सुनकर यामोरी बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो 1 साल के अंदर मर सकता है, लेकिन जब अकीरा कहती है कि वो उसकी मदद करेगी तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। सुबह होते ही अकीरा स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो सोचती है कि यामोरी ठीक रहेगा या नहीं। उसे याद आता है कि वो हमेशा से स्कूल में एक तेज दिमाग वाला लड़का था, तो फिर अब वो इतना बेवकूफ क्यों बन गया है। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है जब वो सीढ़ियों पर सोते हुए अपने पुराने दोस्त महारू से टकरा जाती है। जब वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों सो रहा है तो महारू बताता है कि वो पूरी रात उस लड़की के साथ था जिसे वो पसंद करता है। वो कहता है कि क्योंकि वो लड़की देर से काम से लौटती है इसलिए वो रात में ही उसके साथ रहता है। ये सुनकर अकीरा समझ जाती है कि वो लड़की उससे बड़ी है। महारू हंसते हुए कहता है कि बड़ी उम्र वालों का टेस्ट बेहतर होता है। अकीरा उसे जज करने ही वाली होती है कि महारू यामोरी के बारे में पूछ लेता है। वो कहता है कि यामोरी स्कूल नहीं आ रहा और उसे अकीरा और यामोरी के साथ पुराने दिनों की मस्ती याद आती है। ये सुनकर अकीरा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि असल में वो लोग तब भी ज्यादा साथ नहीं रहते थे। महारू हमेशा पॉपुलर लड़का था, उसके चारों तरफ दोस्त ही दोस्त रहते थे। इसी वजह से अकीरा और यामोरी उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। जाते जाते महारू कहता है कि यामोरी को उसकी तरफ से हेलो बोल देना, क्योंकि वो हाल फिलहाल उसे याद कर रहा था। महारू के जाने के बाद अकीरा अब भी यही सोचती रहती है कि उसे बड़ी उम्र वाली औरतें पसंद है। उसे एलिमेंट्री स्कूल का एक सीन याद आता है जब वो और यामोरी चींटियां देख रहे थे और महारू आया था। उसने यामोरी को अपने बेसबॉल टीम में शामिल होने को कहा था। यामोरी ने मना कर दिया था क्योंकि उसे खेलना नहीं आता था, लेकिन महारू ने बेसिक सिखाने का वादा किया तो वो मान गया था। प्रेजेंट में अकीरा देखती है कि महारू के पास अब खुद के लिए भी वक्त नहीं है और वो चाहती है कि काश उसे ठीक से नींद मिल पाए। शाम को जब यामोरी टहल रहा होता है तभी सीरी अचानक सामने आ जाती है। यामोरी घबरा जाता है, उसे पिछली मुलाकात याद आ जाती है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन सीरी उसे रोक लेती है और वादा करती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो उससे थोड़ा सा बाइट मांगती है लेकिन यामोरी तुरंत मना कर देता है। जब वो वहां से भाग नहीं पाता तो सीरी उसकी बातें सुनती है। यामोरी शिकायत करता है कि 1 साल बहुत कम वक्त है वैम्पायर बनने के लिए। उसे लगता है कि वो कभी लव को समझ ही नहीं पाएगा। सीरी उसकी मासूम बातें सुनकर अपना आपा खोने ही वाली होती है। फिर वो यामोरी को नाजुना से प्यार करने के कई तरीके बताती है। इस बातचीत के बाद यामोरी सीधे नाजुना के घर पहुंचता है और उससे डेट पर चलने की भीख मांगता है। नाजुना बिना सोचे मना कर देती है। यामोरी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि वो वीडियो गेम्स को उससे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। नाजुना ताना मारती है कि वो अभी उसके लायक नहीं है। इस पर यामोरी बोलता है कि वो ग्रो करेगा और रात में स्मैश करने लायक बनेगा। ये सुनकर आखिरकार नाजुना मान जाती है और उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन मूवी डेट पर नाजुना जल्दी बोर हो जाती है। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ जाता है कि ये पूरा आइडिया सीरी का था। भले ही यामोरी इतना डरा हुआ है कि उसका नाम तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। नाजुना एक एक करके बाकी एक्टिविटीज के बारे में सोचती है लेकिन उसका इंटरेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो उसी रात यामोरी को छोड़कर चली जाती है। बाद में यामोरी बिस्तर पर पड़ा यही सोचता रहता है कि उससे गलती कहाँ हो गई। उधर नाजुना को उसकी प्यास लगने लगती है और उसे एहसास होता है कि अब उसे खाने के लिए इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। इसलिए आधी रात के आसपास वो सामने आती है और यामोरी को बाहर ले जाती है रात का आसमान दिखाने के बहाने। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो रुकती है, उससे फीड करती है और काम खत्म होते ही उसे छोड़कर चली जाती है। यामोरी उसे ढूंढते हुए लगातार बड़बड़ाता रहता है कि वो कहाँ चली गई। तभी उसकी नजर सड़क पर महारू और उसके कुछ दोस्तों पर पड़ती है तो
वो उनसे बचने के लिए छुप जाता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब वो सेफ है, महारू वापस मुड़ता है और उसे आवाज देकर हेलो बोल देता है। फिर वो उसे एक शांत सी जगह पर ले जाता है और यामोरी को यकीन ही नहीं होता कि महारू को अब भी वो याद है। महारू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो दोस्त है और उसे याद दिलाता है कि अकीरा भी उनके ग्रुप में थी। पहले यामोरी जानता था कि अकीरा और महारू दोस्त हैं, लेकिन अकीरा के सामने वो हमेशा नर्वस रहता था और समझ नहीं पाता था कि उससे कैसे बात करे। महारू के साथ ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि वो वही कूल लड़का था जो किसी के साथ भी घुल मिल जाता था। ऊपर से उसके पेरेंट्स का फ्लावर शॉप था, इसलिए उसके बारे में किसी के मुंह से कभी कुछ गलत सुनने को नहीं मिलता था। आज के टाइम में यामोरी को अच्छा लगता है कि महारू अब भी उसे दोस्त मानता है, लेकिन तभी वो चौंक जाता है जब अकीरा अचानक सामने आ जाती है। आधी रात होने के बावजूद अकीरा अभी अभी उठी होती है और बिना देर किए यामोरी को एक्सपोज कर देती है कि वो स्कूल छोड़कर रात में किसी लड़की के साथ घूम रहा है। वो चाहती है कि महारू उसे समझाए, लेकिन तभी महारू चला जाता है क्योंकि उसकी स्टेप मम्मी उसे बुला रही होती है। उधर नाजुना बियर पी रही होती है और ये सोच रही होती है कि यामोरी कहाँ गया। तभी वो लड़का सामने आ जाता है। थोड़ी देर पहले नाजुना ने महारू को किसी लड़के के साथ देखा था और उसे अजीब सा लगा था, क्योंकि महारू जैसे लड़के लिमिट्स में होने चाहिए। अब वो यामोरी का हाथ पकड़ती है और उसके साथ रात में टहलने निकल जाती है। दूसरी तरफ सीरी अकेली बैठी होती है और परेशान हो रही होती है, क्योंकि कई लड़कों ने उसके डीएम में मैसेज भर दिए होते हैं। दिल से उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। एक वक्त उसने सोचा था कि उनमें से किसी को वैम्पायर बना दे, लेकिन अब उसका मन भी नहीं है। यही सोचते हुए वो पलटती है और सामने यामोरी को देखकर खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे हक करने बढ़ती है, नाजुना उसे जोरदार लात मार देती है। सीरी जैसे तैसे संभलती है और यामोरी पूछता है कि नाजुना ने ऐसा क्यों किया। नाजुना कहती है कि वो बस उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। वो बताती है कि सीरी का चेहरा देखते ही उसके पैर अपने आप हिलने लगते हैं, इसलिए उसने किक मार। लेकिन यामोरी को ये बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। अब वो मजबूर होकर देखता है कि दोनों पेटी वैम्पायर्स इस बात पर लड़ रही हैं कि आज रात उसे डैडी कौन बोलेगा। आखिरकार सीरी हार मान लेती है और जाते जाते कहती है कि वो बस यामोरी को टीज करना चाहती थी। लेकिन यामोरी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नाजुना को छोड़कर सीरी के पीछे चला जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। कब और कैसे दोनों करियोके स्पॉट पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। वहां सीरी कैजुअली कंप्लेन करती है कि कितने ज्यादा लड़के उसे मैसेज कर रहे हैं। अपने नर्व्स शांत करने के लिए वो गाना गाने का फैसला करती है, लेकिन यामोरी को उस तरह के गाने पसंद नहीं आते। वो नया गाना होने के बावजूद लिरिक्स नहीं जानता और उल्टा 20 साल पुराना गाना चुन लेता है जो उसके पैदा होने से भी पहले आया था। तभी सीरी को एहसास होता है कि इस लड़के की जिंदगी में नाजुना के साथ रात बिताने के अलावा कुछ नहीं है। वो उसे रोस्ट करने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर एक क्रीपी सा आदमी आ जाता है। उसका नाम होता है आकियामा। जिस तरह वो दरवाजा पीटता है, यामोरी डर जाता है, लेकिन सीरी पहले से जानती है कि वो उसी के लिए आया है। आकियामा बार बार उसका नाम लेकर गिड़गिड़ाता है कि वो बस उसकी बात सुन ले। सीरी उसे पूरी तरह इग्नोर करती है, जबकि यामोरी की हालत खराब हो जाती है। वो सोचने लगता है कि सीरी इतनी शांति से ये सब कैसे हैंडल कर पा रही है, लेकिन सीरी समझाती है कि उसके पीछे और भी स्टॉकर्स हैं जो उसके लिए पागल बने रहते हैं। मतलब उसे इसकी आदत हो चुकी है। फिर भी यामोरी को असुरक्षित महसूस होता है क्योंकि आकियामा लगातार दरवाजा पीट रहा होता है। तब सीरी उसे बाहर जाने को कहती है और वो बिना कुछ बोले मान जाता है। यामोरी अभी ये सब समझ ही रहा होता है कि वो सीरी से पूछ बैठता है कि वो इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करेगी। सीरी आराम से बोल देती है कि वो आकियामा को मार देगी। पहले तो यामोरी को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब वो उसके चेहरे का भाव देखता है तो समझ जाता है कि वो बिल्कुल सीरियस है। वो तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन जब सीरी फिर भी अड़ी रहती है तो यामोरी उसे सुनाता है कि उसकी स्पीशीज कितनी एंटाइटल्ड बनकर रहती है। इस पर सीरी भी पलटकर जवाब देती है। वो कहती है कि असली एंटाइटल्ड तो इंसान होते हैं और जिंदगी लेने का हक सिर्फ उन्हीं का नहीं है। उसे नफरत है कि इंसान वैम्पायर्स को जज करते हैं जब वो वही काम करते हैं जो इंसान खुद करते आए हैं। बहस बढ़ती ही जा रही होती है कि तभी आकियामा फिर से दरवाजे पर आ जाता है। वो सोचता है कि ये लड़ाई उसकी वजह से हो रही है और वो पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में जो नजर आता है उसे देखकर यामोरी समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। फिर भी जब सीरी उसे मारने बढ़ती है, यामोरी उसे बचा लेता है। जैसे ही सीरी दोबारा हमला करने वाली होती है, यामोरी भागता है और आकियामा को जबरदस्ती अपने साथ घसीट ले जाता है। कई गलियां पार करने के बाद यामोरी रुककर सांस लेता है, लेकिन आकियामा को अपनी जान की नहीं बल्कि सीरी के साथ अपने रिश्ते की चिंता होती है। वो सोचता है कि यामोरी शायद सीरी के साथ सो चुका है या कुछ वैसा ही, लेकिन असली शौक तब लगता है जब वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि सीरी उसे पसंद भी करती है या नहीं। तभी यामोरी को जोर का झटका लगता है कि शायद वो खुद सीरी से प्यार करने लगा है। और जब आकियामा ये कंफर्म करता है तो यामोरी उससे गिड़गिड़ाकर पूछता है कि प्यार महसूस कैसा होता है। कुछ महीने पहले थोड़ा नशे में आकियामा की पहली बार सीरी से मुलाकात हुई और दोनों डेट पर गए थे। वक्त के साथ दोनों काफी करीब आ गए, लेकिन सीरी का बार बार टीज करना और फ्लर्ट करना आकियामा को अधूरा लगने लगा। वो उससे और चाहता था। धीरे धीरे जब वो उसके साथ नहीं होता तो उसे अंदर से दर्द होने लगता था। इसीलिए वो उसके फोन पर लगातार मैसेजेस भेजता था। आज भी उसे नहीं पता कि सीरी उसके बारे में क्या सोचती है। उसे लगता है कि शायद वो उसके पीछे उसके बारे में गलत बातें कह रही है। यामोरी ये बात मान लेता है, लेकिन तभी जब वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता
होता है, सिरी सामने आ जाती है। वो यमोरी से हटने को कहती है ताकि वो आकियामा को मार सके। फिर वो आकियामा से माफी मांगती है कि इतने दिनों तक उससे फ्लर्ट करती रही। वो बताती है कि वो एक जानलेवा वैम्पायर है। वो ये भी मान लेती है कि वो मर्दों को अपने प्यार में फंसाती है ताकि उन्हें वैम्पायर बना सके। लेकिन जैसे ही वो फिर से आकियामा को मारने की बात करती है, यमोरी साफ मना कर देता है। दरअसल वो पहले ही अपनी घड़ी से नाजुना को सिग्नल भेज चुका होता है। जैसे ही सिरी हमला करने बढ़ती है, नाजुना वहां पहुंच जाती है और उसे बुरी तरह पीट देती है। वो धमकी देती है कि अगर यमोरी के बाल का भी एक रेशा गायब हुआ तो वो सिरी को जान से मार देगी। लेकिन सिरी कहती है कि उसका टारगेट सिर्फ आकियामा है। नाजुना को ये सुनकर हैरानी होती है और वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, क्योंकि ये उसकी आदत नहीं है। तभी आकियामा खुद बोल पड़ता है और सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। वो बताता है कि वो और सिरी सिर्फ दोस्त थे और उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। सिरी भी ये बात मान लेती है। वो कहती है कि वो कभी भी उसे वैम्पायर नहीं बनाना चाहती। वो इंसानों के साथ प्यार व्यार से तंग आ चुकी थी और आकियामा ही इकलौता इंसान था जिससे वो खुलकर बात कर सकती थी। अब वो चाहती है कि वो आकियामा से सारे रिश्ते तोड़ दे और ऐसे पेश आए जैसे वो कभी मिले ही नहीं। लेकिन यमोरी को ये मंजूर नहीं होता। वो सिरी पर चिल्लाता है और उसे पागल कह देता है। वो कहता है कि किसी इंसान को बीच में लटकाकर छोड़ देना बिल्कुल गलत है। उसकी बातों का उस पर असर होता है। सिरी आकियामा से माफी मांगती है और रो पड़ती है क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। ये सुनकर आकियामा अपने दिल की बात कह देता है और सिरी से गुजारिश करता है कि वो उसे वैम्पायर बना दे ताकि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रह सके। और बस उसी पल सिरी मान जाती है। जब वो उससे फीड कर रही होती है, नाजुना यमोरी को टीज करती है कि काश वो उसकी जगह होता। इसके बाद सिरी सबको घसीटते हुए कराओके स्पॉट ले जाती है ताकि उसके और आकियामा के वैम्पायर रिश्ते की शुरुआत सेलिब्रेट की जा सके। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मिदुरी के वैम्पेट कैफे में स्टाफ की भारी कमी हो जाती है। अब उसे ऐसे वैम्पायर्स चाहिए जो उससे ज्यादा हॉट ना हो ताकि कोई उसके सबसे टेस्टी कस्टमर्स ना चुरा ले। इसी बीच किस्मत से नाजुना अपने साथ यमोरी को लेकर आ जाती है और तभी मिदुरी को आइडिया आ जाता है। वो बिना देर किए नाजुना को जॉब पर रख लेती है। जैसे ही नाजुना मेड कॉस्प्ले आउटफिट पहनती है, मिदुरी समझ जाती है कि ये काम संभाल सकती है। लेकिन अंदर ही अंदर मिदुरी मुस्कुराती है। उसे पूरा भरोसा है कि वो अपनी हॉट बॉडी से यमोरी को फंसा ले। लेकिन यमोरी उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वो पूरी तरह बिजी रहता है नाजुना को कस्टमर सर्व करने के बेसिक सिखाने में। मिदुरी जानबूझकर नाजुना को योरी के साथ सेट करती है, लेकिन नाजुना अपनी लाइंस भूल जाती है। फिर भी जैसे ही उसे पता चलता है कि पेमेंट कितनी ज्यादा है, नाजुना अचानक सीरियस हो जाती है। हालांकि मेड वाला एक्ट वो कुछ ज्यादा ही आगे ले जाती है। उधर यमोरी मिदुरी से पूछता है कि वो इतनी पॉपुलर कैसे हुई। मिदुरी बस इतना कहती है क्योंकि मैं क्यूट हूँ, और ये साबित करने के लिए वो एक कस्टमर को सर्व करती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही इतनी होती है कि वो लड़का पलक झपकते ही उस पर फिदा हो जाता है। इस बीच एक और मेड पर यमोरी की नजर जाती है। उसे उसका तरीका पसंद आता है, जिस तरह से वो उससे बात करती है। उसका नाम ओरिसा होता है। वो इतनी हॉट है कि यमोरी बस चुपचाप उसे देखता रह जाता है। जब वो बताता है कि वो मिदुरी के साथ आया है तो ओरिसा उसे चेतावनी देती है कि उसे सिर्फ उसके फर्स्ट नेम से बुलाए, उसकी आइडेंटिटी की वजह से। ओरिसा बताती है कि मिदुरी के आने से पहले कैफे की सबसे पॉपुलर मेड वही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो मिदुरी की खूबसूरती से जलती भी है। हालांकि यमोरी के लिए सारी वैम्पायर मेड्स एक जैसी खूबसूरत है, इसीलिए मिदुरी जो किस हवा में उसकी तरफ उछालती है उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। दिन का काम खत्म होने के बाद नाजुना खुद को काम करने के लिए पूरी बियर की बोतल गटक जाती है। उधर मिदुरी सोशल मीडिया चेक कर रही होती है कि कैफे के अकाउंट पर लाइक्स आ रहे हैं या नहीं। तभी उसे शॉक लगता है कि कोई ओरिसा की इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स खींच रहा है, मतलब कोई स्टॉकर उसके पीछे पड़ा है। मिदुरी हैरान रह जाती है कि यमोरी फोटो देखकर ओरिसा को पहचान लेता है। वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला। यमोरी कहता है कि उसने फोटो जूम करके देखा और ओरिसा की बॉडी से पहचान लिया। हालांकि नाजुना को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अब मिदुरी जिद पकड़ लेती है कि कल्प्रिट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, तो यमोरी भी ये जिम्मेदारी ले लेता है। अगली सुबह वो पूरा टाइम मेड कैफे में बैठकर ओरिसा की स्पाइसी फोटोज देखता रहता है और तभी पकड़ा जाता है जब ओरिसा कपड़े बदलने आती है। थोड़ी ऑकवर्डनेस के बाद ओरिसा माफी मांगती है कि उसकी गलती से किसी ने फोटोज ले ली, लेकिन यमोरी कहता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। वो कमरे को ध्यान से देखता है और फोटो का एंगल समझता है। उसे एहसास होता है कि तस्वीर खिड़की से ली गई है, लेकिन जैसे ही ओरिसा के बदलने का टाइम होता है वो इन्वेस्टिगेशन रोककर बाहर चला जाता है। बाहर आकर यमोरी नाजुना को अब तक की सारी जानकारी बता देता है। फिर वो दिखाता है कि कल्प्रिट कहाँ खड़ा होकर फोटोज ले सकता था। खिड़की देखने के बाद वो कंफर्म कर लेता है कि तस्वीर वहीं से ली गई थी, लेकिन क्योंकि कमरे का दरवाजा लॉक्ड था वो मान लेता है कि ये काम सिर्फ एक वैम्पायर ही कर सकता है। पहले तो नाजुना को लगता है कि इसके पीछे मिदुरी है, लेकिन यमोरी साफ करता है कि मिदुरी तो पूरे टाइम कैफे में थी। अचानक ओरिसा खिड़की खोल देती है और यमोरी और नाजुना को देखकर चौंक जाती है। नाजुना उसे रिलैक्स रहने को कहती है और यमोरी को जांच करने देती है। यमोरी खिड़की से कमरे की कुछ फोटोज लेता है, फिर नाजुना की फोटो खींचता है, लेकिन वो खराब निकलती है। तभी उसे समझ आता है कि ओरिसा की स्पाइसी फोटोज कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही हैं। अब उसे पूरा भरोसा
हो जाता है कि वो ये केस सॉल्व कर लेगा। वो पूरी तरह ओवरपावर्ड डिटेक्टिव मोड में आ जाता है। नाजुना सोचती है कि इसमें इतना दिमाग अचानक कहां से आ गया। फिर उसे समझ आता है कि वजह सिर्फ ओरिसा की स्पाइसी फोटोज है। आखिर में यमोरी नाजुना से कहता है कि शाम की शिफ्ट खत्म होने के बाद सारे स्टाफ को इकट्ठा करे, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि कल्प्रिट उन्हीं में से कोई है। लेकिन जब वो वक्त आता है तो उसका सारा कॉन्फिडेंस ढीला पड़ जाता है। वो मिदोरी से कहता है कि अब उसे नहीं लगता कि वो ये केस सुलझा पाएगा। तभी उसे कमरे के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो फौरन नजुना से कहता है कि प्लान के मुताबिक एक्ट करे और खुद मिदोरी के साथ लॉकर में छिप जाता है। जैसे ही ओरिसा कमरे में आती है, नजुना उसे बताकर बाहर चली जाती है कि अब वही आखिरी मेड बची है। इधर लॉकर में छिपा यामोरी काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि मिदोरी की चेस्ट उसके सीने से दब रही होती है। मिदोरी पूछती है कि लॉकर में छिपने की जरूरत क्यों है। यामोरी समझाता है कि कल्प्रिट ओरिसा के पीछे है और यही सबसे सही मौका है उसे पकड़ने का। मिदोरी जब फोटोज देखने के लिए उसके और पास आती है तो उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है। वो याद दिलाती है कि कुछ दिन पहले वो उसकी टाइप की नहीं थी। यामोरी बोलता है कि वो क्या करे, वो तो दोनों तरफ से ब्लेस्ड है। लेकिन तभी उसे खिड़की खुलने की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन रुक जाता है। दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। वहाँ ओरिसा खुद अपनी स्पाइसी फोटोज ले रही होती है। यामोरी पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मिदोरी बीच में ही बोल पड़ती है, क्योंकि वो सब समझ चुकी होती है। वो बताती है कि ओरिसा को उससे मिलने वाला अटेंशन देखकर जलन हो रही थी, इसीलिए उसने खुद ही अपनी फोटोज लीक की ताकि ज्यादा थर्स्टी कस्टमर्स आएं और उस पर ध्यान दें। भले ही ये तरीका गलत हो, लेकिन मिदोरी इसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। फिर भी ओरिसा खुद को लेकर बुरा महसूस करती है और जॉब छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन मिदोरी उसे रोक लेती है और समझाती है कि ज्यादातर लड़कियां अटेंशन चाहती हैं और कुछ तो इससे पैसे भी कमाती हैं। आखिरकार दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। बाद में मिदोरी कैफे में यामोरी से मिलती है और बताती है कि उसे अपनी क्यूट फोटोज खिंचवाना तब तक पसंद है जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। वो सेल्फी लेने के लिए पोज करती है और यामोरी को भी उसमें खींच लेती है। कुछ हफ्ते मेड कैफे में काम करने के बाद नजुना अपने अपार्टमेंट के लिए एक प्रॉपर बेड खरीदती है और कुछ अजीब से आउटफिट्स भी। ये देखकर यामोरी काफी इंप्रेस हो जाता है। नजुना बताती है कि कैफे में काम करके उसे समझ आया कि उसे पैसे पसंद है। अब वो अपना कडली बड़ी वाला काम कंटिन्यू रखना चाहती है ताकि कैश आता रहे। इसीलिए यामोरी उसके लिए सही कस्टमर्स ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक थकी हारी सी लड़की से टकरा जाता है। उसे देखकर यामोरी सोचता है कि ये नजुना के लिए परफेक्ट कैंडिडेट होगी। उसका नाम अंको होता है। जब वो यामोरी से पूछती है कि क्या बात है तो वो घबरा जाता है। किसी तरह वो उसे मना लेता है और खुद को उसके साथ डेट पर पाता है। वो उसे समझाता है कि उसके इरादे साफ है, लेकिन कडली बड़ी वाली बात सुनते ही अंको का मूड बदल जाता है। उसे लगा था यामोरी उस पर लाइन मार रहा है और वो उम्मीद कर रही थी कि आज कुछ मजेदार होगा, क्योंकि वो काफी टाइम से थर्स्टी थी। वो यामोरी को टोकती है कि वो इतनी देर रात काम क्यों कर रहा है और याद दिलाती है कि उसकी उम्र में ये इलीगल है। यामोरी को घबराया देख वो साफ कर देती है कि वो कोई कॉप नहीं है। पहले तो वो नजुना से मिलने से मना कर देती है, लेकिन मसाज की बात सुनकर सोचने लगती है। जिज्ञासा में यामोरी उससे पूछता है कि वो क्या काम करती है। अंको बताती है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। ये सुनकर यामोरी चौंक जाता है। उसे लगता है ऐसे लोग सिर्फ मूवीज में होते हैं, लेकिन अंको हंसते हुए कहती है कि वो मिसिंग पीपल और चीटिंग स्पाउसेस के केसेस देखती है, ठीक तुम्हारे जैसे लोगों के। थोड़ा सोचकर अंको यामोरी से पूछती है कि क्या वो भी रात में यूं ही गलियों में घूमने वाला लड़का है। जब यामोरी हाँ कहता है तो एनको बताती है कि वो एक मिसिंग पर्सन को ढूंढ रही है जिसका नाम अकियामा है। ये नाम सुनते ही यामोरी के दिमाग में घंटी बज जाती है, क्योंकि अकियामा तो सिरी का नया बॉयफ्रेंड है। यामोरी झूठ बोलकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अंको उसे पास खींच लेती है और वो घबरा जाता है। उसकी नब्ज देखकर एनको समझ जाती है कि यामोरी को अकियामा के बारे में कुछ पता है। फिर भी वो यामोरी को छोड़ देती है और ज्यादा सख्त होने के लिए माफी भी मांगती है। जाते जाते हंसते हुए कहती है कि अगली बार ठीक से उसे पटाना, ताकि वो उसे दिखा सके कि एक डिटेक्टिव के साथ होने के क्या फायदे होते हैं। बाद में यामोरी वापस नजुना के पास आता है। नजुना उस पर चिल्लाती है कि वो एक भी कस्टमर नहीं लाया, तो यामोरी उसे मनाने के लिए थोड़ी शराब ले आता है। अगले दिन शाम को अकीरा और यामोरी महारू से मिलते हैं। पता चलता है कि तीनों का प्लान है रात में चुपके से अपने स्कूल में घुसने का। ये आइडिया महारू का होता है। अकीरा पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर सोचती है कि बस साथ में घूमना है और मजा करना है। अंदर घुसते ही महारू बताता है कि स्कूल में करीब 7 डरावनी कहानियां मशहूर है और वो सब चेक करना चाहता है। सबसे पहले वो रेस्टरूम जाता है जहाँ एक भूतिया लड़की की अफवाह है, लेकिन अकीरा को डराने की कोशिश में उसी का सिर सूज जाता है। फिर वो म्यूजिक रूम जाते हैं जहाँ कहा जाता है कि पियानो अपने आप बजता है। ऐसे ही कई और डरावनी जगह देखते हैं, लेकिन सब फेक निकलती है। तभी महारू एक आखिरी कहानी बताता है, एक पुराने टीचर जो सालों पहले गायब हो गया था और कहा जाता है कि रात में क्लासरूम में दिखता है। उसका केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। महारू इसे सच मानकर अकीरा और यामोरी को घसीट ले जाता है। आमतौर पर वो उम्मीद करता कि ये भी झूठी कहानी हो, लेकिन जैसे ही वो खास क्लासरूम खोलता है उसके सामने वही पुराना टीचर खड़ा होता है। वो पूछता है कि इतनी रात को स्कूल में क्या कर रहे हो। तीनों सन्न रह जाते हैं। 10 साल पहले गायब हुआ टीचर उनके सामने खड़ा होता है और हालात और बिगड़ जाते हैं जब पता चलता है कि वो एक प्यासा वैम्पायर है जिसे अकीरा जैसी डरपोक लड़कियां पसंद है। वो सबसे पहले अकीरा पर हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है। महारू फौरन आगे बढ़ता है और उसे अकीरा से हटाने की कोशिश करता है।
करता है। वो यामोरी से भी मदद मांगता है, लेकिन यामोरी उलझा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि ये टीचर बाकी वैम्पायर्स से अलग क्यों है। पता चलता है कि उस टीचर ने 10 साल तक खून नहीं पिया था और वो गुस्से में है कि यामोरी का ग्रुप गलत वक्त पर आ गया है। अकीरा माफी मांगने लगती है, लेकिन यामोरी कुर्सी उठाकर टीचर पर हमला कर देता है। इस तरह वो अकीरा को बचा लेता है, लेकिन यामोरी को लग रहा होता है कि उस वैम्पायर टीचर के साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। वो दर्द में तड़प रहा होता है। तभी उस टीचर के अंदर की थोड़ी सी इंसानियत वापस आती है। वो यामोरी और उसके दोस्तों से भाग जाने की गुहार लगाता है, क्योंकि वो जल्द ही खुद पर काबू खो देगा। अचानक अंको वहां आ जाती है। हैरानी की बात यह है कि वो जरा भी नहीं डरती कि सामने वैम्पायर खड़ा है। उल्टा वो उसे खुले दिल से वेलकम करती है और खुद को खाने के लिए पेश कर देती है। लेकिन वैम्पायर एक पल चखने के बाद ही पीछे हट जाता है, क्योंकि उसका स्वाद बहुत खराब होता है। अंको ऐसे मुड़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बच्चों को वैम्पायर्स पर पूरा लेक्चर देना शुरू कर देती है। उसे पता होता है कि ये टीचर 10 साल से मिसिंग है। वो ये भी जानती है कि उसने बहुत समय से खून नहीं पिया और आज उसका आखिरी दिन था। यामोरी सोचता है कि उसने इतने साल खुद को कैसे रोके रखा। तभी अंको पूछती है कि आखिर कोई वैम्पायर बनकर खुश कैसे रह सकता है। ये सुनते ही वैम्पायर टीचर टूट जाता है। वो बताता है कि कैसे उसे धोखे से एक वैम्पायर से प्यार करवाया गया और उसी वजह से वो वैम्पायर बन गया। तब से वो खुद से नफरत करता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंको उसे दिलासा देती है और उसे एक अंगूठी देती है जो उसे और दर्द देती है। जब वो टीचर सब कुछ छोड़ने की कोशिश करता है तो अंको जबरदस्ती उसे अंगूठी पकड़ा देती है और कहती है कि वो इंसान की तरह मरे। कोई रास्ता न बचने पर सूरज निकलते ही वो जलकर राख हो जाता है। यामोरी, अकीरा और महारू बस खड़े रह जाते हैं, पूरी तरह सदमे में। लेकिन तभी यामोरी खुद को संभालता है और अंको से पूछता है कि उसने उस वैम्पायर टीचर को ऐसे क्यों मार दिया। अंको उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि वो आदमी वैसे भी मरने वाला था। वो यामोरी को याद दिलाती है कि उसे वैम्पायरों के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं पता और वो यहाँ उसके वैम्पायर बनने के सपने पूरे करने नहीं आई है। जाने से पहले अंको अपना बिजनेस कार्ड फेंकती है और तीनों स्टूडेंट से कहती है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो उससे संपर्क करना। इसके बाद यामोरी घर की तरफ चल देता है और उसे एहसास होता है कि उसे वैम्पायरों के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट जाता है और अंको की कई बातें सोचता रहता है। उधर दूसरी तरफ महारू अंको के ऑफिस में बैठा है और अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे दिमाग में घुमा रहा है। सब कुछ दोबारा सोचने के बाद यामोरी तय करता है कि वो नाजुना से मिलकर साफ साफ बात करेगा। शाम को जब वो नाजुना के पास पहुंचता है तो वो जरूरत से ज्यादा प्यासी लगती है और उससे एक घूंट लेने की गुजारिश करती है। हल्के अंदाज में कहती है कि कहीं उसका कंट्रोल न छूट जाए। ये सुनकर यामोरी उसे रोक देता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो वैम्पायर टीचर कंट्रोल खोने पर कैसा हो गया था। नाजुना तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ हुई है। जब यामोरी उसे पूरी बात बताता है तो नाजुना कहती है कि वो उस टीचर जैसी नहीं है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं और कहती है कि चलो बाहर टहल लेते हैं, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलते चलते वो बताती है कि अगर कोई वैम्पायर करीब 10 साल तक खून न पिए तो वो मर जाता है। फिर वो अंको के बारे में पूछती है, जानना चाहती है कि वो आखिर है कौन। यामोरी बताता है कि अंको जानती है कि वो वैम्पायर बनना चाहता है। अब उसे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अंको को पता है कि वैम्पायर को कैसे मारा जाता है। लेकिन नाजुना कहती है कि इंसान के लिए वैम्पायर को मारना नामुमकिन है। यामोरी बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से नाजुना को कोई नुकसान पहुंचे। जो कुछ भी हुआ है उससे वो अब तक उभरा नहीं है और पहली बार उसे वैम्पायरों से बर लगा है। फिर भी वो नाजुना से माफी मांगता है कि उसने उसे पीने से रोका और कहता है कि वो तब तक पी सकती है जब तक उसका मन भर न जाए। कुछ देर बाद महारू अपनी सौतेली माँ से अलविदा कहता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा भरी पूरी है कि यामोरी खुद को देखने से रोक नहीं पाता। पकड़े जाने पर वो घबरा जाता है और महारू उसे सिखाता है कि बिना पकड़े गए कैसे देखा जाता है। बातों बातों में महारू उससे पूछता है कि वो वैम्पायर क्यों बनना चाहता है। वो कहता है कि इंसान रहते हुए भी यामोरी आजाद है, जो चाहे कर सकता है। वो उसे याद दिलाता है कि अकीरा तो वैम्पायर के हाथों मर भी सकती थी। महारू को लगता है कि वैम्पायर बनने की चाह रखना ठीक नहीं है। वो कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि वो लोग फिर से दोस्त बने हैं और साथ में मजे कर रहे हैं। लेकिन फिर वो दोबारा वही सवाल पूछता है, तू वैम्पायर क्यों बनना चाहता है। अचानक यामोरी का दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। आजादी के मामले में तो वो पहले ही वो सब पा चुका है। जितना ज्यादा सोचता है उतना ही दिमाग घूमने लगता है और वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल है। महारू उसे छोड़ देता है और कहता है कि अभी जवाब देना जरूरी नहीं है। बाद में जब यामोरी नाजुना के पास पहुंचते ही उसे गले लगा लेता है तो वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। माहौल बदलने के लिए वो जगह बदलने का फैसला करते हैं और यामोरी के घर पहुंच जाते हैं। वहां नाजुना हर जगह मसालेदार मैगजीन ढूंढने लगती है। जब कुछ नहीं मिलता तो टिश्यू या लोशन तलाशने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो यामोरी से पूछती है कि क्या वो वैम्पायर बनने के फैसले पर दोबारा सोच रहा है। यामोरी कहता है कि वैम्पायर बनना आसान नहीं है, उसके अपने झंझट है। वो कहता है कि जब तक नाजुना उसके साथ है वो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर है कि कहीं उसके दोस्तों को कुछ ना हो जाए। ये सुनकर नाजुना का मूड बदल जाता है। वो उससे पूछती है कि उसे रात में बाहर रहना क्यों पसंद है। जब यामोरी कहता है कि आजादी की वजह से, तो नाजुना उसे याद दिलाती है कि अब रातें उसकी नई जिंदगी बन चुकी हैं और कोई भी चीज हमेशा नई नहीं रहती, क्योंकि बहुत जल्द वही आजादी भी बोरिंग लगने लगती है। वो खुद भी मान लेती है कि उसके नजरिए से वैम्पायर बनकर जीना काफी बोरिंग है और वो ये बात उससे पहले न बताने के लिए माफी मांगती है। उसके लिए दशकों तक जिंदा रहना किसी बोझ से कम नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इतने सालों में वो वीडियो गेम खेलने में काफी तेज हो गई है। इसके बाद वो घर जाने का सोचती है, लेकिन यामोरी उसे रोक लेता है क्योंकि उसने अभी तक लाइट बंद नहीं की है। नतीजा ये होता है कि दोनों यामोरी के बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। यामोरी को लगता है कि अब शायद उसे एक किस मिलेगी, लेकिन नाजुना बस उसे छेड़ती है और फिर रात में गायब हो जाती है। अगले दिन यामोरी आखिरकार अंको से संपर्क करता है। अंको उसे ताना मारती है कि उसने उसे ठीक से लाइन ही नहीं मारी। यामोरी इसे टाल देता है और कहता है कि अभी उसे उस लेवल तक जाने
जानने में दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वो पूछता है कि अंको उसके बारे में कितना जानती है। ये सुनकर अंको हैरान कर देने वाली बातें बताने लगती है, उसकी पसंद, उसकी कमजोरियां और कुछ ऐसी चीजें भी जिन पर सवाल उठ सकते हैं। घबराकर यमोरी उसे रुकने की गुजारिश करता है। अंको हंसते हुए कह देती है कि वो तो बस अंदाजा लगा रही थी। फिर यमोरी पूछता है कि अंको वैम्पायरों के खिलाफ इतनी क्यों है। अंको साफ कहती है कि इंसान और वैम्पायर साथ नहीं रह सकते, वो उन्हें मॉन्स्टर कहती है और यमोरी को बताती है कि शायद वो कभी वैम्पायर बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सच्चा प्यार करने के काबिल नहीं है। बातें करते करते उसका बर्ताव अजीब हो जाता है। वो कहती है कि यमोरी को खतरा हो सकता है क्योंकि वो वैम्पायरों के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। वो ये भी सवाल करती है कि नाजुना ने उसे सब में क्यों घसीटा, जबकि वो अंजाम जानती थी। ये सुनकर यमोरी सन रह जाता है, खासकर ये जानकर कि अंको को नाजुना का नाम तक पता है। लेकिन सबसे ज्यादा झटका उसे इस ख्याल से लगता है कि कहीं वो नाजुना के साथ ही मारा न जाए। अंको उसे सीधा विकल्प देती है, या तो इंसान बनकर जिंदा रहो या वैम्पायर बनने की कोशिश में उसके हाथों मरो। यमोरी पूछता है कि क्या उसे सच में वैम्पायर मारने का तरीका पता है। अंको कहती है कि हाँ, लेकिन वो तरीका नहीं बताएगी। यमोरी पीछे हटने से मना कर देता है। वो मानता है कि हर वैम्पायर बुरा नहीं होता। आखिरकार अंको पुलिस को फोन कर देती है और रात में घूम रहे एक अजीब लड़के की शिकायत कर देती है। यमोरी को अपनी रात की आजादी बचाने के लिए भागना पड़ता है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और वो एक पार्क में छिप जाता है जहां उसे हत्सुका मिलती है। उधर नाजुना अपने घर में वीडियो गेम खेलते खेलते बोर हो जाती है क्योंकि उसका दिमाग यमोरी की वजह से भरा हुआ है। वो गेम बंद करती है और बाकी वैम्पायरों से मिलने निकल जाती है। इधर यमोरी हत्सुका के घर पहुंचता है। वहां वो देखकर चौंक जाता है कि 2 लड़कियां और एक लड़का उस पर पूरी तरह फिदा है। वो इससे इतना प्यार करते हैं कि जो कहे करने को तैयार है। हत्सुका उन्हें बाहर भेज देती है, कहती है कि उसका मेहमान आया है। बाद में जब हत्सुका नहाने जाती है, यमोरी पहले जो कुछ भी हुआ था उसी को सोचता रहता है। उसे एहसास होता है कि शायद वो लोग वैम्पायर बनने की लाइन में थे। उसके मन में सवाल उठता है कि हत्सुका बाकी वैम्पायरों से अलग क्यों लगती है। लेकिन तभी उसकी सोच टूट जाती है जब वो हत्सुका को बिना कपड़ों के नहाते देख लेता है। उसे देखकर यमोरी को एहसास होता है कि हत्सुका बिल्कुल सपाट है और जब हत्सुका खुद कंफर्म करती है कि वो लड़का है तो यमोरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यमोरी को समझ नहीं आता कि हत्सुका लड़का कैसे हो सकता है। हत्सुका हैरान होती है कि क्या नाजुना ने उसे ये बात पहले नहीं बताई। यमोरी कहता है कि नाजुना ज्यादा कुछ बताती नहीं है। हत्सुका मानती है कि नाजुना मुश्किल बातों से बचती रहती है और पूछती है कि क्या दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। उधर नाजुना बाकी वैम्पायरों से मिलती है और बताती है कि यमोरी शायद कभी वैम्पायर ना बने। वो डील तोड़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन गिड़गिड़ाती है कि अगर वो इंसान ही रहे तब भी उसे छोड़ दिया जाए। ये सुनते ही निको गुस्से में आ जाती है और अपनी ड्रिंक वाली टेबल तोड़ देती है। वो धमकी देती है कि नाजुना को वहीं खत्म कर देगी, लेकिन बाकी वैम्पायर उसे उकसाते हैं कि अगर कर सकती है तो करके दिखाए। लड़ाई करने के बजाय निको याद दिलाती है कि उनकी जाति में एक दूसरे को मारना मना है, इसलिए सबसे आसान हल ये है कि यमोरी ही मर जाए। इस पर नाजुना पलटकर कहती है कि अगर यमोरी को कुछ हुआ तो वो सारे नियम तोड़कर निको को खत्म कर देगी। यही सुनकर निको पूछती है कि आखिर यमोरी बाकी इंसानों से अलग क्यों है। उसी वक्त हत्सुका चौंक जाती है जब यमोरी उसे बताता है कि वो अब वैम्पायर बनने को लेकर दोबारा सोच रहा है। लेकिन यामुरी जब उसे बताता है कि एंको ने उनकी ही जाति के एक वैम्पायर को खत्म कर दिया है तो हत्सुका थोड़ा शांत हो जाता है। सच ये है कि उसे खुद भी वैम्पायरों की प्रजाति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ये भी नहीं पता कि उन्हें पूरी तरह खत्म करना मुमकिन कैसे हो सकता है। हत्सुका यामुरी से कहता है कि नजुना उससे कुछ छुपा नहीं रही है। उसे याद आता है कि नजुना ने एक बार कहा था कि यामुरी का स्वाद कितना मीठा है, इसीलिए हत्सुका खुद एक बाइट लेने का सोचता है, लेकिन यामुरी मना कर देता है और कहता है कि वो उस तरफ नहीं झुकता। फिर वो हत्सुका से पूछता है कि वो लड़की जैसे कपड़े क्यों पहनता है। हत्सुका मुस्कुरा कर कहता है कि क्योंकि वो क्यूट है और ऐसा करने से काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो लड़कों और लड़कियों दोनों को अट्रैक्ट करता है। तभी हत्सुका को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि नजुना की निको के साथ झड़प हो गई है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यामुरी सारी बात समझ जाता है, उसकी जान खतरे में है और नजुना बस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। हालात जिस तरफ जा रहे होते हैं उसे देखकर हत्सुका फैसला करता है कि वही यामुरे को वैम्पायर बना देगा। जब यामुरी पूछता है कि क्यों, तो हत्सुका कहता है कि नजुना ज्यादा रोमांटिक नहीं है और शायद यामुरी उससे प्यार न कर पाए, लेकिन उसके साथ मुमकिन है क्योंकि वो दोनों लड़के हैं। हालांकि यामुरी को एक पल के लिए लगता है कि शायद वो उससे प्यार कर भी सकता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे नजुना पसंद है। जब हत्सुका पूछता है कि क्या ये जेंडर की वजह से है, तो यामुरी कहता है कि अगर नजुना लड़की भी होती तब भी वो उसी को चुनता। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो आज एक और दिन जिंदा रहेगा क्योंकि हत्सुका उसे मारना नहीं चाहता। तो वो दौड़ पड़ता है नजुना को ढूंढने, लेकिन जब वो निको के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो देर कर चुका होता है। नजुना वहां से जा चुकी होती है। सबसे ज्यादा डर उसे तब लगता है जब निको कहती है कि नजुना कुछ समय तक ठीक से बात भी नहीं कर पाएगी। वो बताती है कि नजुना ने उसकी सुरक्षा के लिए एक सौदा किया है। ये सुनते ही यामुरी भड़क जाता है और पूछता है कि उसने नजुना के साथ क्या किया, लेकिन निको कुछ भी बताने से मना कर देती है। यामुरी बिना वक्त गवाए खुद नजुना को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि पुलिस पूरे शहर में गश्त कर रही होती है। फिर भी 2 पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। बिना सोचे समझे वो एक पुल से कूद जाता है और भागता हुआ अपनी पसंदीदा वैम्पायर को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर नजुना अकेले चल रही होती है और सोच रही होती है कि कहीं यामुरी उससे नाराज तो नहीं है। उसे बुरा लगता है कि वो इतने समय से उससे झूठ बोल रही थी। सच ये है कि उसे खुद नहीं पता कि रात का मजा कैसे लिया जाता है। जब वो एक वेंडिंग मशीन से बियर लेने जाती है तभी यामुरी अचानक सामने आ जाता है और उसे वैसे ही छेड़ता है जैसे पहली बार मिला था। नजुना चौंक कर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यामुरी बताता है कि वो पूरे शहर में उसे ढूंढता फिर रहा था। उसे राहत मिलती है जब वो देखता है कि
कि नजुना ठीक है, लेकिन वो उसका उदास मूड नोटिस करता है और सबके लिए माफी मांगने लगता है। वो खुलकर कहता है कि उसे रात में उसके साथ बिताया हर पल अच्छा लगा है और वो उसके साथ कभी बोर नहीं हुआ। दूसरी तरफ नजुना उसे सच बताती है कि वो कूल बनने की कोशिश कर रही थी ताकि रात का मजा ले सके, लेकिन सोचने पर उसे एहसास होता है कि असल में उसे यामुरी के साथ मजा आया था। वो उसे निको के साथ किए गए सौदे के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी यामुरी उससे वादा करता है कि वो उससे प्यार करेगा और इसी पल नजुना खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस कर लेती है। दिल ही दिल में वो ऐसी वैम्पायर बनना चाहती है जिससे यामुरी प्यार कर सके। किसके बाद वो कहती है कि अब दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 10,000 लाइक दे दो तो अगला वीडियो बिना किसी रोक टोक के आएगा। मैं जानता हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, पर मुझे यकीन है आप लोग करवा दोगे।